अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स, मार्केट क्यों डंप कर रही है, क्या मज़ीद नीचे डंप करेगी, इसके बारे में मैं आपके साथ जो कुछ मैंने लर्न किया आपके साथ शेयर करूंगा और साथ मेरा तजिया भी। मार्केट की अपडेट्स कुछ ऐसी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करते हुए ये कहूँगा, सुनता जा और घबराता जा। बिल्कुल इस वक्त मार्केट पैनिक में नज़र आ रही है। बड़ी बड़ी मेजर न्यूज़ हैं जो कि मार्केट को मज़ीद भी क्रैश कर सकती हैं। वो कौन सी अपडेट्स हैं जो मैं चाहता हूं मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूं। लेकिन सबसे पहले बीटीसी की प्राइस, अगर आप बीटीसी को डेली के चार्ट पे देखें तो ये जो 29,000 की प्राइस को इसको फिलहाल होल्ड किया हुआ था पिछले एक हफ्ते से, वो के प्राइस उससे पहले पिछले कई हफ्तों से ऊपर ट्रेड हो रही थी, लेकिन 29,000 की प्राइस जो है वो क्रैश नहीं हुई थी। लेकिन कल 29,000 की प्राइस भी क्रैश हुई। लेकिन अगर मैं डेली की बजाय मंथली के चार्ट पे जाके बीटीसी का जायज़ा लूँ तो एक ट्रेडर का मैं एनालिसिस देख रहा था, मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। उसने कहा कि अगर पिछले महीने ये प्राइस जो है बीटीसी की ये 32,000 की रेंज को ब्रेक कर जाती तो टेक्निकली बीटीसी की प्राइस को नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस थी वो जाके मिलनी थी तकरीबन 45,000, 40 से 45,000 की रेंज में। चूंकि वो ब्रेक नहीं हुई, अभी भी वो कह रहा है कि होपफुल है कि ये वाली जो रेजिस्टेंस है ये ब्रेक होगी। अब वो इसको मैक्स ईडी इंडिकेटर के साथ जोड़ के अपना एनालिसिस उसने पेश किया। उसने कहा जी कि जब कभी भी मैक्स ईडी में ये ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस करती है हिस्टोरिकली, उसके बाद बुल रन स्टार्ट होता है। अभी ये लाइन चूंकि बल्कि बड़ी थिन लाइन है, आपको शायद मोबाइल पे अगर आप देख रहे हैं तो आपको नजर ना आ रही हो, यहां पे बड़ी थिन लाइन है, लेकिन ये ब्लू लाइन जो है ऑलरेडी रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर चलेगी और यहां पे एक दो ग्रीन मंथली कैंडल्स बन भी गई हैं। अगर हिस्टोरिकली देखें तो ये देखें यहां पे बुल रन से पहले ब्लू लाइन पहले रेड लाइन से ऊपर गई है, उसके बाद बुल रन स्टार्ट हुआ है। अगर पीछे वाली हिस्ट्री में देखें तो यहां पर भी आपको ये देखें, यहां पे ब्लू लाइन जो है ऊपर गई है, फिर बुल रन स्टार्ट हुआ है। हिस्ट्री में सारा आप ये देखते जाएं मैक्स ईडी, इस इंडिकेटर को बेस बना के अगर आप देखें तो लॉन्ग टाइम फ्रेम में बीटीसी की प्राइस में टेक्निकली देखा जाए तो बुल रन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। लेकिन जैसे मैंने आप लोगों को पता है कि जो प्राइस एक्शन है नॉट सॉलिडली बेस्ड ऑन टेक्निकल इंडिकेटर्स, इसमें फंडामेंटल्स होते हैं, फिर सेंटिमेंट्स होते हैं ट्रेडर्स के, फिर ओवरऑल जो अमेरिकी इकोनॉमी है उसका जो दुनिया की इन्वेस्टमेंट मार्केट के ऊपर इंपैक्ट होता है। ये सब कुछ जो है इसको कंसीडर करके फिर ट्रेडिंग करनी चाहिए। ठीक है, ये थी मार्केट की जो बिटकॉइन की अपडेट। अब मार्केट जो पीछे डंप की पिछले 24 घंटों में, उसकी वजह से तकरीबन 60 से 100 मिलियन के करीब ट्रेडर्स के अकाउंट लिक्विडेट हो चुके हैं, वॉश हो चुके हैं, जिसमें से ज़्यादातर ट्रेडर्स लॉन्ग की शॉर्ट लेके बैठे हुए थे। बीटीसी के ऊपर 22 मिलियन की टोटल लिक्विडेशन है, जिसमें से तकरीबन 20 मिलियन के करीब तो ऐसे ट्रेडर्स हैं जो समझते थे बीटीसी की प्राइस यहां से पंप करेगी और उनके अकाउंट लिक्विडेट हो गए। इसी तरह इथीरियम और जो दीगर सारे, ये देखे सारी मार्केट आपको जो लॉन्ग ट्रेड लेने वाले थे सबके अकाउंट जो है वो लिक्विडेट हुए हैं। अब वजह क्या है? बड़ी बड़ी मेजर न्यूज़ हैं जिनका आने वाले वक्तों में इंपैक्ट हो सकता है। ये वाली न्यूज़ एसईसी ने चार्ज किया किसको, ये क्रिप्टो सेलिब्रिटी आप कह लें, रिचर्ड हार्ट। इनके 3 क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं। हैक्स, अक्सर आप मुझे हैक्स टोकन की एनालिसिस के बारे में आप पूछते भी रहते हैं, कहते भी रहते हैं। पल्स चेन एंड पल्स एक्स। एसईसी कहते हैं जी कि इन्होंने इन तीनों कारपोरेशंस के जरिए, एंटिटीज़ के जरिए लोगों से $1 अरब से ज़्यादा का सरमाया इकट्ठा किया। उसमें से कोई राउंड अबाउट 100 मिलियन के करीब अपने लिए ज़ाती इन्हीं लोगों के इन्वेस्टमेंट के पैसों में से कोई 100 मिलियन के करीब इन्होंने अपनी लग्जरी आइटम्स खरीदी। फिर रिपोर्ट किया जा रहा है कि इसने एक ब्लैक कलर का गोल्ड खरीदा अच्छे खासे यूजर्स के पैसे में। अच्छा, ये यहां तक सिर्फ रिचर्ड हार्ट तक महदूद रहती बात तो इसका इतना इंपैक्ट नहीं होना था मार्केट में। इसको बेस बना के कुछ एनालिस्ट कह रहे हैं कि एसईसी अब टारगेट करना शुरू हो गया है क्रिप्टो सेलिब्रिटीज को, या जो टोकन होल्डर्स हैं, फाउंडर्स हैं, डेवलपर्स हैं उनको, और ये बिल्कुल उसका आगाज़ है। तो अगर इस तरह ये ट्रेंड मजीद बढ़ता है और आगे जो हैकिंग वगैरह भी हो रही है पिछले 1-2 दिनों से, ये जो कर्व फाइनेंस के हवाले से अपडेट है, आगे जाके कर्व फाइनेंस के हवाले से मजीद अपडेट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन इस वजह से मार्केट में पैनिक है। ये है जी वो रिचर्ड हार्ट, जिनको इन्होंने कहा जी एसईसी एलिजेड के इन्होंने, मैं 100 मिलियन कह रहा था, एसईसी के क्लेम के मुताबिक $12 मिलियन की जो कि इन्वेस्टर्स के पैसे थे उसकी इन्होंने लग्जरी आइटम्स वगैरह बाय की हैं। अच्छा, दूसरी बड़ी पैनिक क्रिएट करने वाली न्यूज़, रिपल के जब केस आया तो उस केस को बुनियाद बना के
टेरा लैब्स यानी टेरा के जो फाउंडर हैं डू क्वान और टेरा लैब्स के जो वकील हैं, उन्होंने अमेरिकी अदालत से रजू किया और कहा जी कि SEC का जो केस है हमारे खिलाफ उसको डिसमिस किया जाए। उस जज का जो फैसला हुआ है उस वजह से अच्छा खासा मार्केट में पैनिक है। इस जज ने ना सिर्फ ये कि SEC के डिसमिसल के हवाले से जो टेरा लैब के वकील ने दरख्वास्त की थी उसको रिजेक्ट किया, बल्कि जो रिपल की खातून जज टोरिस ने जो स्टेटमेंट दी थी उससे भी इख्तलाफ किया और खुला इख्तलाफ किया। उन्होंने कहा जी कि ऐसा नहीं हो सकता, जो होवे टेस्ट है उसमें जो आप जो डिसीजन करें उसको आप इस तरह डिफरेंशिएट करें जो कि कुछ इन्वेस्टर जो हैं वो उनकी इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़ है और कुछ इन्वेस्टमेंट जो है वो सिक्योरिटी नहीं है, वो एक डिजिटल टोकन है। तो ये इस स्टेटमेंट को बुनियाद बना के फिर अगेन पैनिक है। कुछ लोग समझते हैं कि शायद XRP अगर ये SEC अपील में जाता है तो शायद XRP के हक में जो फैसला था वो फैसला जो है वो दोबारा टर्न डाउन हो सकता है और फिर दोबारा कहीं XRP जो है वो सिक्योरिटी डिक्लेयर ना हो जाए। और अगर XRP ये लूज़ करता है तो ओवरऑल सारी मार्केट के लिए ये बहुत बैड न्यूज़ होगी। बहरहाल रिपल के जो चीफ लीगल ऑफिसर्स हैं उनकी मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उन्होंने कहा जी कि टेरा के हवाले से जो जज साहब ने फैसला किया इसका रिपल और SEC के जो फैसला है उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है और इसमें डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल इसको आप क्लोजली वॉच करें, इसका ना सिर्फ XRP की प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट होगा बल्कि ओवरऑल सारी क्रिप्टो मार्केट के ऊपर। और XRP की प्राइस ऑलरेडी जो 70 सेंट की प्राइस है उससे नीचे इस वक्त ट्रेड कर रही है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मजीद प्राइस जो है वो नीचे जा सकती है, इसको बड़ा क्लोजली आपने वॉच करना है। अच्छा, अब हैकिंग के हवाले से भी मार्केट में अच्छा खासा पैनिक है। जितना ज़्यादा हैक, और कुछ लोग तो ये लिंक आ रहे हैं कि शायद ये सब जुड़ा हुआ है जानबूझ के मार्केट में पैनिक क्रिएट करने के लिए, क्योंकि ये जो बिग प्लेयर्स हैं ब्लैक रॉक या इस तरह के इंस्टीट्यूशंस, इस पैनिक की सिचुएशन में लोग सेलर जो है वो सस्ते दामों टोकन बेचते हैं और वो इंस्टीट्यूशंस ये टोकन्स ख़रीदना चाहते हैं। ये उसका तजी, आई डोंट नो एग्जैक्टली आप उससे इतफाक़ करते हैं या नहीं, मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं है इतफाक़ करने की। बहरहाल ये एक ओपिनियन है जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, अभी रिसेंट जो हैक हुआ है कर्व फाइनेंस के साथ साथ ये एक लीड स्वैप है। लीड स्वैप कोइनबेस की जो अपनी लेयर 2 चेन है उसके ऊपर एक डेक्स है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, वहाँ पे 630 लाख डॉलर के अगेंस्ट लिक्विडिटी पूल से पेयर जो है वो ड्रेन किए गए हैं। और साथ साथ एक बाल टोकन है, यानी कोइनबेस के जो हेड हैं ब्रायन आर्मस्ट्रांग, जिनके बारे में कल मैंने आपके साथ शेयर किया था, उनकी गंज है। मैं भी वैसे आहिस्ता आहिस्ता गंजा हो रहा हूँ उम्र के साथ साथ, तो उसको बुनियाद बना के, गंजेपन को बुनियाद बना के एक टोकन बाल्ट का नाम का बनाया गया। अच्छा, एक तो ये कि इस टोकन का जो मालिक था, जो फाउंडर था, डेवलपर था, डिप्लॉयर था, उसने एकदम टोकन जो है डंप किया। तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 20 मिलियन से ज़्यादा का उसने प्रॉफिट यहाँ से एकदम कैश आउट किया, क्योंकि उसने कहा है कि मैंने ऐसा नहीं किया, कोई और सेल कर रहा है। लेकिन बहरहाल एक तो ये स्कैम हुआ, इसको मार्केट में अच्छा खासा डिस्कस किया जा रहा है, और साथ साथ इसके साथ जो बेस के ऊपर जो लेक्स है वो उसके ऊपर स्कैम की वजह से भी मार्केट में अच्छा खासा पैनिक है। और इसको बाल्ट का जो टोकन है, कुछ लोगों की ओपिनियन है, मार्केट के जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि शायद जो FTX के फाउंडर थे सैम बैंकमैन-फ्रीड, वो शायद इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, VPN के ज़रिए टोकन बनाते हैं और उनके पास चूँकि पैसा है बहुत ज़्यादा, वो पैसा डालते हैं जो इस तरह डेक्स पूल टाइप प्लेटफॉर्म को जो फॉलो कर रहे होते हैं, डेक्स टूल के प्लेटफॉर्म के ज़रिए नए नए लॉन्च होने वाले जो टोकन्स होते हैं उनको वॉच कर रहे होते हैं, उनको इस तरह ट्रैप करते हैं। तो इस ये जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ट्विटर अकाउंट, इसका मानना ये है कि बाल्ट के पीछे FTX का जो फाउंडर है सैम बैंकमैन-फ्रीड, इनके बकौल वो नज़र आता है। बहरहाल ये जो गैरी गैंसलर है, 2-4 दिन पहले इन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान दोबारा इन्होंने कहा है कि गैरी गैंसलर कहते हैं जी कि क्रिप्टो मार्केट सिर्फ सिक्योरिटीज़ की हद तक उसका मसला नहीं है। क्रिप्टो ओवरऑल जो फ्रॉड है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, जो कि पिछले चंद दिनों से आपको नज़र भी आ रहा है, कभी कर्व फाइनेंस पे हो रहा है। अब कर्व फाइनेंस क्रिप्टो मार्केट का, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, एक लीडर है स्टेबल कॉइन मार्केट का, और उसमें इस तरह एक छोटे से टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से इतनी बड़ी जो है वो मार्केट में पैनिक क्रिएट हो जाए, तो ये मार्केट के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है। और दूसरा, कर्व फाइनेंस के टोकन के हवाले से कल मैंने आपको बताया था कि कर्व फाइनेंस में अगर आप रिस्क लेंगे तो आपको रिवार्ड मिलेगा, लेकिन
प्राइस यहाँ से नीचे जा सकती है और एग्जैक्टली फिर दोबारा कर्व फाइनेंस की यहाँ से प्राइस 60 सेंट से नीचे डंप की तकरीबन 48 सेंट। अब मजीद कर्व फाइनेंस की के हवाले से क्या अपडेट्स हैं जो इसकी प्राइस को मजीद पंप और डंप कर सकती हैं, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले कर्व फाइनेंस में जो करंट सिचुएशन है, हैकिंग की वजह से कर्व फाइनेंस की जो TVL है, TVL किसे बोलते हैं, टोटल वैल्यू लॉक, यानी जो इन्वेस्टर अपने पैसे लॉक करते हैं किसी प्रोटोकॉल पे एतमाद करते हुए कि यार ये प्रोटोकॉल हमारा मुस्तकबिल है, तो यहाँ पे पैसे सेव करें। वो जो लिक्विडिटी है यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा पिछले चंद दिनों में 3.48 बिलियन, दोबारा सुने, कुछ 3.5 अरब डॉलर के वर्थ के जो एसेट्स थे कर्व फाइनेंस में TVL के तौर पे महफूज थे, वो अब कम होके, ये मेरी पिक्चर की वजह से शायद आपको नजर ना आ रहा हो, अब वो कम होके 1.67 बिलियन, यानी इसका TVL भी बड़ी तेजी से गिरा है। क्यों नहीं गिरेगा? ये डेल्फी डिजिटल की एक थ्रेड है बड़ा खूबसूरत, ये आपको कर्व फाइनेंस के फ्यूचर और उसके टोकन के हवाले से कुछ अलार्म्स वगैरह बजा रहे हैं, मैं वो चाहता हूँ आपके साथ शेयर करूँ। इन्होंने कहा जी कि जो कर्व फाइनेंस के फाउंडर हैं माइकल इगोरोव, उनके पास जो कर्व फाइनेंस का जो टोकन है CRV, उस टोकन की सप्लाई का जो टोटल सप्लाई है 47% उनके पास है सर्कुलेटिंग सप्लाई का। वो उसका 47% उन्होंने कोलेटरल रख के, गिरवी रख के 100 मिलियन का लोन लिया हुआ है मुख्तलिफ जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। अब अगर कर्व फाइनेंस की प्राइस जब आप उधार लेते हैं क्रिप्टो में, चूंकि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो जब कभी प्राइस जो आपने टोकन कोलेटरल रख के उधार लेते हैं, जब कभी एक खास थ्रेशोल्ड से वो प्राइस नीचे जाती है तो वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म आपके टोकन मार्केट में सेल करके अपने आप को नुकसान से बचाने के लिए आपकी जो बारविंग लैंडिंग की जो पोजीशन है उसको लिक्विडेट कर देते हैं। तो अगर कर्व फाइनेंस की प्राइस मजीद नीचे जाती है, वो कौन कौन सी प्राइसेज हैं जिनको आपने वॉच करना, मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूं, तो कर्व फाइनेंस की प्राइस जो है अच्छा खासा डंप हो सकती है। गो के इस दौरान जो कर्व फाइनेंस के फाउंडर हैं अपने कर्जे को रीपे करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे मजीद पैनिक है। ये सारी डिटेल में आपके साथ शेयर करता हूं। आवे से इन्होंने तकरीबन 305 मिलियन की वर्थ के जो कर्व टोकन है वो कोलेटरल रख के 63 मिलियन कर्ज लिया हुआ था। अब उसकी लिक्विडेशन प्राइस है 37 सेंट। अगर CRV टोकन की प्राइस 37 तक जाती है और अगर ये अपना लोन पे नहीं करते हैं 62 मिलियन, तो आवे क्या करेगा, इनके सारे कोलेटरल मार्केट में डंप करेगा। अब आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि 305 मिलियन का जब CRV टोकन वो डंप करेगा तो इसकी प्राइस उस यानी लिक्विडेशन की वजह से भी प्राइस मजीद नीचे डंप करेगी। तो इसको आपने क्लोजली वॉच करना है। $37 की प्राइस। अच्छा, उसके बाद फ्रैक्स फाइनेंस पे भी इन्होंने 29 मिलियन CRV टोकन एज अ कोलेटरल रखे हैं और कोलेटरल रख के 15.8 मिलियन फ्रैक्स जो है इन्होंने फ्रैक्स का जो स्टेबल कॉइन है वो इन्होंने कर्जा लिया हुआ। अब ये टाइम वेटेड ये इंटरेस्ट है। इसका टाइम वेटेड का मतलब ये है कि जो पूल है जहां से लोग कोलेटरल रख के उधार लेते हैं, अगर उसकी 100% यूटिलाइजेशन हो जाए, वहां के सारे फंड्स इस्तेमाल हो जाए, तो जिसने कर्जा लिया है हर 12 घंटे बाद जो उसकी परसेंटेज है वो डबल होती जाएगी। यानी अगर इस वक्त जो इसने कर्जा लिया है तकरीबन 16 मिलियन डॉलर का ही आप लगा लें, अगर वो पे नहीं करते हैं जो कि 4% इंटरेस्ट है, तो हर 12 घंटे बाद वो दुगना हो जाएगा, 4 से 8, फिर अगले 12 घंटे बाद 16%, इस तरह बढ़ते विद इन 3 और 4 डेज वो बढ़ के 10,000% उसकी जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट आ जाएगा। तो दूसरे लफ्जों में इसकी प्राइस भी डंप होने का बहुत, ये 3-4 दिनों के अंदर ये सारा कुछ रिस्क है। अगर तो ये कर्व फाइनेंस का जो फाउंडर है अगर तो अपना लोन पे कर देता है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, वैसे कोशिश तो वो कर रहा है, मीडिया में रिपोर्ट्स हैं कि वो कोशिश कर रहा है, अगर तो वो पे कर देता है फिर तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो पे नहीं करता है तो कर्व फाइनेंस के लिए, और साथ साथ कर्व फाइनेंस का भी मैंने आपको बताया था, कर्व फाइनेंस का पूरी क्रिप्टो मार्केट के ऊपर अच्छा खासा इम्पैक्ट है। तो कर्व फाइनेंस इसको कोई मसला होता है तो फिर मार्केट में इसका आल्ट कोइंस के ऊपर इसका अच्छा खासा इम्पैक्ट होगा। तो इसको आपने क्लोजली वॉच करना है। मजीद कोई अपडेट होंगी तो इंशाल्लाह मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपने इस हवाले से कर्व फाइनेंस के ऊपर ट्रेड लेनी है तो फिलहाल तो जो डेवलपमेंट है उसको बेस बना के यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड बनती है। आई डोंट नो, कोई पता नहीं, अगर ये पे कर देता है तो प्राइस यहाँ से पंप भी कर सकती है, लेकिन यहाँ से फिलहाल डंप होने के चांसेस मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ठीक है,
आगे आते हैं जी मार्केट की मजीद अपडेट्स। यूएस डिफेंस बिल के हवाले से रिपोर्ट किया जा रहा है कि इस बिल के अंदर कुछ ऐसी ऑप्शंस हैं जिससे अमेरिका में यूएसडीसी और स्टेबल कॉइन की मार्केट मजीद श्रिंक होगी, और अगर श्रिंक होगी तो ये भी मार्केट के लिए एक अच्छी न्यूज़ नहीं है। लेकिन जो दूसरा एक मार्केट का स्टेबल कॉइन है टेथर की ये रिपोर्ट आई है कि पिछले क्वार्टर में, यानी इस साल के दूसरे क्वार्टर में, टेथर ने उनका जो रिजर्व है, यानी उनका जो टोटल एक्सेस रिजर्व है 3.2 बिलियन के करीब उनका टोटल रिजर्व हो गया। और दूसरे क्वार्टर में भी इन्होंने तकरीबन $1 बिलियन जो है प्रॉफिट अर्न किया है, जितनी इनके पास ट्रेजरी बिल्स हैं यूएसए के। क्योंकि ये जो स्टेबल कॉइन इशूअर्स होते हैं, जब बड़ी बड़ी कंपनीज जो लोग इनसे स्टेबल कॉइन लेते हैं, टोकन लेते हैं, बदले में उनको कैश देते हैं, वो कैश या वो अपने पास बैंकों में रख लेते हैं या उनकी कहीं इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी कर देते हैं। तो टेथर ने तकरीबन मेरा ख्याल है $70 बिलियन के जो इनके पास रिजर्व हैं, उसके अमेरिका के बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स खरीदे हुए हैं, जिनकी वन ईयर तक की मेच्योरिटी होती है। तो उस पे इनका प्रॉफिट जो है पिछले क्वार्टर का तकरीबन ऑलमोस्ट $1 बिलियन के करीब इनका 3 माह के अंदर का प्रॉफिट है, ठीक है, जो उनको उधर से मिल रहा है। तो एक साइड पे ये जो ऐसा स्टेबल कॉइन जिसके बिजनेस के बारे में बहुत से जो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना यह है कि ये एक शेडी स्टेबल कॉइन है, ट्रांसपेरेंट नहीं है और रिस्की है, वो जो है वो ग्रो कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और जो यूएसए में थोड़ा रेगुलेटेड तरीके से चलने की कोशिश कर रहे हैं, उसको अमेरिका में जो है वो तंग किया जा रहा है। मार्केट की कुछ अच्छी न्यूज़ भी हैं। सबसे पहले ऊबर ने अनाउंसमेंट की है जी कि ऊबर जो है अपने ऐप के अंदर बिटकॉइन की पेमेंट्स को, बिटकॉइन को एज अ पेमेंट एक्सेप्ट करेगा। ये भी मेरी नज़र में एक, अभी कब करेगा इसके बारे में कोई खबर नहीं है, लेकिन उनके जो सीईओ हैं उनके हवाले से रिपोर्ट किया जा रहा है कि वो बिटकॉइन को एज अ पेमेंट यूज़ कर सकते हैं। ये भी मार्केट के लिए, बीटीसी के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। फिर दूसरा, यूएस प्रेसिडेंट हैं एक और, रॉन डी सेंटिस, इन्होंने कहा जी कि जो बाइडन ने बिटकॉइन के ख़िलाफ़ एक जंग छेड़ी हुई है, जब मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, जिसके चांसेस, जो मेरी इतलात है, जो मेरा नॉलेज है, जितना मैं यहाँ ऑनलाइन लर्न करता हूँ अमेरिकी सियासत के हवाले से, जिसके चांसेस बहुत कम है, उनका मानना यह है कि अगर मैं सदर बन गया अमेरिका का, तो मैं ये वाली जो जंग है क्रिप्टो खसूसन बिटकॉइन के ख़िलाफ़, इस जंग को एंड करूँगा, ठीक है। और मार्केट की एक दो और न्यूज़ है। FTX के हवाले से खबर है जी, FTX दोबारा रीबूट होना चाह रहा है। वो कहते हैं कि जिन जिन लोगों को हमने पेमेंट करनी है, हम अपना एक्सचेंज लॉन्च करेंगे, और उसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज़ उन्होंने की हैं कि उन कैटेगरीज़ में जिन जिन जो FTX के यूज़र्स हैं, जो विक्टिम्स हैं, उनको वहाँ पे पेमेंट मिलेगी, ठीक है। बाइनांस के हवाले से रिपोर्ट किया जा रहा है कि बाइनांस इसी माह 14 मेरा ख्याल है अगस्त से जापान में बाकायदा अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट कर देगा। 2 साल पहले जापान ने इनको नोटिस जारी किया था और बाइनांस ने अपने ऑपरेशंस को महदूद कर दिया था, बल्कि मेरा ख्याल स्टॉप ही कर दिया था। अभी दोबारा जापान की मार्केट को टारगेट करना बाइनांस के लिए, ये मार्केट के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। गो के सारी क्रिप्टो करेंसीज बाइनांस वहाँ ट्रेड नहीं करवाएगा। 34 के करीब क्रिप्टो करेंसीज हैं जो जापान में बाइनांस ऑफ़र करवाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता शायद वो और भी क्रिप्टो करेंसीज ऑफ़र करवाएं, और उनमें BNB टोकन भी शामिल है, ठीक है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।